अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा को समर्पित माननीय श्री रवि कुमार अय्यर साहब, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क टोली के सदस्य भी हैं और जिनका महाराष्ट्र के मुंबई में बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्यालय है। आप वैदिक गणित, मिलान और योग पर भी अपना अभिनव काम कर रहे हैं और अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। देश विदेश में आरएसएस के प्रचारक और हिंदू स्वयंसेवक संघ के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त समन्वयक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। रवि कुमार जी ने 40 से ज़्यादा देशों में 200 से ज़्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं, युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय, मंच पर आसीन सभी विद्वानों को मेरा नमन। देश विदेश से आए हुए सभी विद्वानों का स्वागत है। हम कितने भाग्यवान हैं कि आज सारी दुनिया भारत की ओर नज़र रखी है। भारत के प्रधानमंत्री पापा न्यू गिनिया गए, रात के समय पहुँचे, सारे कानूनों को भी पीछे रखकर वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे इनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट गए और सारी दुनिया देख रही है। एकदम झुककर उनके पैर छूकर उन्होंने उसका स्वागत किया। लोगों ने दूसरे दिन उनसे पूछा कि हमारे देश में पैर छूने की आदत नहीं है, आपने ये क्या किया? तब उन्होंने बताया कि भारत से आने वाला व्यक्ति अतिथि नहीं होता है, वह तो विश्व गुरु होता है। इसलिए मैंने उनका स्वागत उनके ही पद्धति से मैंने किया। अब हिंदी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हिंदी भाषा इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी के बाद, चाइनीज़ के बाद तीसरे क्रमांक में दुनिया भर में लोग हिंदी को समझते हैं, बोलते भी हैं। और हिंदी गाने इतने लोकप्रिय है, उसे सुनने वालों की संख्या ले लेंगे तो एक नंबर पे हमारा भाषा चले जाता है। हिंदी भाषा में, अंग्रेजी में कहूँगा नो गॉड नो पीस, तो दो लोग दो अलग अर्थ निकालेंगे। कोई कहेगा कि भगवान नहीं है इसलिए शांति भी नहीं है, दूसरा कहेगा कि भगवान को पहचानो शांति आएगी। एक ही शब्द आपने कहा है, फिर भी अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं। हिंदी में ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होता है। जो लिखते हो वही पढ़ते हो, ये भी एक विशेषता है। हमने भूगोल कहा, हमने खगोल कहा, उसी में अर्थ आ गया कि भूमि गोल है, खगोल है, यानी अंतरिक्ष भी गोल है। एक शब्द केवल आपके ध्यान में लाता हूँ, उससे फिर जगत एक शब्द है। ज यानी जो, गत यानी हिलता है। आज से 400 साल पहले इटली में यही शब्द, यही वाक्य एक व्यक्ति ने कहा, उसका नाम है गलीलियो। उसने इटालियन भाषा में कहा अ पुरसी मूवी, यानी ये पृथ्वी और विश्व में जो भी है संसार में वो सब हिलता है। उसे पकड़कर उसके दोनों आंखें निकाल दिए, उसके प्रयोगशाला को जला दिया, काल कोठरी में रखकर 70 साल के आयु में पीड़ा देकर उसे मरवा दिया। क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि हिलता है? अरे हिलता होगा तो हम सब नीचे गिर जाएंगे, इसलिए असाइंटिफिक बातें मत करो। यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में गया, लेकिन उस समय इस प्रकार से कैमरा नहीं थे। लेकिन जब बाद में आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष में गया, तब उसने फ़ोटो निकाला भारत पृथ्वी का, तब दुनिया को पता चला कि पृथ्वी गोल है। ये 1960 की दशक है, लेकिन प्राचीन काल से हमने कहते आए हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत में और हिंदी में और तमिल में, बंगाली में, जो विज्ञान को दर्शाता है। दूसरा एक हम कहते हैं कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये इसी से ही संस्कार मिलता है। और जो संस्कार विहीन है, तो आप देख सकते हो क्रिकेट के मैच में क्या हुआ। पिछले साल विश्व कप जीता था ऑस्ट्रेलिया। वहाँ का एक अच्छा खिलाड़ी है मिशेल मार्श। उसने क्या किया आपने देखा है क्या पेपर में? जो विश्व कप मिला है, उसके मिलने के लिए जब पत्रकार आए थे तो उसने विश्व कप नीचे रखा, उसके ऊपर पैर रखा और आराम से बैठकर वो प्रेस को दे रहा था भारत में। तो उसको बताया कि ये भारत में ऐसा नहीं चलता है,
आप विश्व कप के ऊपर पैर आराम करने के लिए नहीं रख सकते हैं। उन्होंने बोलता मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ये कप हमारा है, हम ऐसे ही करेंगे। जब तक हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार दुनिया में नहीं जाएगा, दुनिया को संस्कार नहीं मिलेगी, क्योंकि संस्कार के जितने भी शब्द है वो संस्कृत में है, हिंदी में है, तमिल में है, दूसरे भाषाओं में नहीं है। अब कुछ आंकड़े के माध्यम से बताता हूँ आजकल क्या हो रहा है। हम 5 साल पहले दुनिया के 10वें स्थान पर थे जीडीपी नॉमिनल वैल्यू में। पीपल्स परचेज प्रायोरिटी में तो हम बहुत ही आगे है, तीसरे स्थान पे है, लेकिन नॉमिनल में 10वें स्थान पे थे। 5 साल के अंदर 5वें स्थान पर आ गए। जबकि बीच में कोरोना आया है, बीच में युद्ध भी आ गया है, एक तो यूक्रेन का युद्ध और दूसरा यहाँ इजराइल का युद्ध। इसके कारण सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। तो दुनिया को कौन चला रहा है? IMF ने कहा है कि आज दुनिया चल रही है तो केवल भारत के भरोसे चल रही है। दूसरी एक बहुत बड़ी संस्था है मैकेंजी, दुनिया भर के देशों को वो सलाह देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो आर्थिक में जगत में। वो मैकेंजी भी कहता है कि यह जो समय है यह भारत का दिन नहीं है, यह भारत का सप्ताह नहीं है, भारत का मास नहीं है, भारत का वर्ष नहीं है, दशक नहीं है। दिस इज इंडियाज सेंचुरी, यानी भारत का ये शतक है। 2047 के पहले भारत बहुत आगे बढ़ेगा, दुनिया को आगे ले जाएगा, क्योंकि हमारी आयु जो है, वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज हमारी सरासरी आयु है 28 साल का नवयुवक क्रांति कर सकता है, आविष्कार कर सकता है, दुनिया को आगे ले जा सकता है। चीन 48 और यूरोप और अमेरिका 40 से ऊपर है। अब वहाँ प्रगति होने वाली नहीं है, क्योंकि वे फिलोसॉफिकल एज में पहुँच गए हैं, आविष्कारों के एज से निकल गए हैं। आज जब संकट आया था तो चाइना ने, आप देखते हैं कि संकट आया ही चाइना के कारण, तो चाइना में 2020 में दुनिया को एक गिफ्ट, एक पुरस्कार क्या दिया, एक नजराना क्या दिया, कोविड। 1 साल के अंदर हमने उसके लिए दवा निकाला, कोवैक्सीन। हमने दुनिया के 98 देशों को, ये कई देशों को मुफ्त में दिया। ये भारत की पहचान है, क्योंकि हम केवल वसुधैव कुटुंबकम कहते नहीं हैं, आचरण में लाते हैं। पिछले कई वर्षों से अफ्रीका खंड में जो 55 देश है उसकी जनसंख्या 140 करोड़ की है, लेकिन उनको हमने G20 में लिया नहीं। हर बार G20 के आखिरी में एक प्रस्ताव होता था कि अगले बार इनको हम बुलाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन इनको बुलाकर कहा कि आप भी हमारे साथ हैं, अब G20 का G21 हम कर देंगे। 2020 में एक नया विषय लोगों के ध्यान में, कुछ लोगों के ध्यान में आया। तब तक G7 का महत्व था। G7 में 7 देश है, अमेरिका है, कनाडा है, जापान है, 3 हो गए। यूरोप के 4 देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इनकी जो जीडीपी है, ये G7 का जीडीपी दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी, अमेरिका भी तो है, जर्मनी भी है, जापान भी है, तो उनकी जीडीपी बहुत बड़ी होगी। तो भारत ने एक नया, जो हमको साउथ कहते हैं, यानी हम लोग गरीब देश है या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमने कुछ देशों का एक संस्था बनाया, उसका नाम है ब्रिक्स। B यानी ब्राज़ील, R यानी रशिया, I यानी भारत, C यानी चाइना, S यानी साउथ अफ्रीका। ये सब साउथ देश कहा जाते हैं। इनकी जीडीपी 2020 तक G7 1 नंबर पे था, 2020 में 1 हो गया है, और कोरोना के बाद G7 तो कचरे में गया है। अब भारत और चाइना और मिलकर ये जो बौद्ध देश है, जिनका उगम स्थान तो भारत ही है, ये अब दुनिया पे डोमिनेट कर रहे हैं, और ये एक नया देखने को मिला है। अभी हमारे महामहिम वे आंध्र प्रदेश से आए हैं,
तो दुनिया भारत को किस नज़र से देख रही है ये बताकर मैं रुकता हूँ। बहुत कुछ है दुनिया कैसे भारत को देख रही है, तो मैंने एक तो जेम्स मरापे के बताया। अमेरिका में एक बड़ी कंपनी को कुछ 10-15 लोगों को लेना था। उन्होंने 100 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उस कंपनी के मालिक लोग एक साथ बैठे थे, अब इन 100 में से किसको लेना चाहिए। तो एक ने कहा कि एलन उसको ले लो, तो दूसरे ने बोला कि एलन ये आदमी तो बीकॉम ही पढ़ा है और उसको क्यों लेना, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसने बताया कि उसके नीचे देखो उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है कि मैं 2 बार भारत जाके आया हूँ। अरे दुनिया में पैसा किसके पास है, व्यापार कौन कर सकता है। भारत ही एक है जहाँ का मिडिल क्लास इतना सक्षम है कि वो खरीद भी सकता है, और यहाँ के प्रोडक्शन यूनिट इतने बड़े हैं कि दुनिया को वो बेच भी सकता है। बेचना और खरीदने के लिए जो भारत जानता है उसी को लेना चाहिए, उसको एक इंक्रीमेंट लेकर एलन को ले लो। दूसरे ने कहा कि आप जॉर्ज को भी ले लो। अरे जॉर्ज तो बीकॉम फेल है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने नीचे लिखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड इंडियन है, इसलिए उसको जरूर रखो। तो तीसरे एक व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के पास गया और बताया कि मेरा नाम जेडी वैंस है और मेरी पत्नी उषा ये आंध्र प्रदेश की है। तो इसने बताया कि तुमको मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट घोषित करता हूँ। धन्यवाद।